हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अमन आपके लिए मैथ्स का सेक्शन कंटिन्यू करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम एसएससी के क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ और आज का जो ये वीडियो है ये पार्ट आपको 8 है। इससे पहले आपको 1 से लेकर 7 तक के सभी पार्ट आपको मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपना फीडबैक दें ताकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करें, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैं अभी आपको ये 2021 के क्वेश्चन है जो 8 अगस्त 2022 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद मैं जल्द ही आपके लिए 2020 के भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो 2022 में जनवरी में हुआ था, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये परसेंटेज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% 20% खर्च करता है, ठीक है। यातायात और भोजन पर देखिए 10% अलग करता है और 20% अलग करता है। परसेंटेज में लॉजिक होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, आपसे कह देता है कि उसने भोजन पर 10% करा और यातायात पर शेष का 20% करा। यहां ऐसा नहीं कहा, उसने कहा डायरेक्ट यातायात पर 10% और भोजन पर 20% खर्च करा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर 100% उसकी आय थी तो 10% उसने खर्च करा तो कितना होगा यहाँ पर 90 बचा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर उसने 30% खर्च करा होगा, सॉरी यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये अगर 100% उसकी आय है तो 10% उसने किस पे खर्च करा होगा, किस पे खर्च करा होगा यातायात पर, ठीक है। और 20% किस पे खर्च करा होगा, भोजन पर। तो हम ये मान लेते हैं 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30% उसने खर्च करा तो बचा कितना होगा, 70 बचा होगा परसेंटेज में से, ठीक है। आगे कह रहा है शेष आय का, मैंने 70% क्यों करा, 30% क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आगे वो कह रहा है वह शेष आय का 30% खर्च करता, ठीक है। क्या करता है, 30% खर्च करता है, ठीक है। आगे कह रहा है अपनी सीएसआई का, उसका भी सीएसआई का बचा लेता है, उसकी बचत 26,460 है, ठीक है। तो पहले 100% आई थी, 10% 20% भोजन और यातायात पर खर्च करा, तो कुल मिला के 30% भोजन और यातायात पर कर दिया। तो बचा कितना, 70% बचा होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे, लिखेंगे। अब ये शेष आय बची, इस शेष का भी उसने 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया। अगर 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70%। तो इसका भी 70% उसने बचाया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 70%, ठीक है। ये आ जाएगा अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो। तो इस तरीके से 49% बचा और ये 49% वो अमाउंट है जो उसकी बचत है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका 26,460। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसके बराबर 26,460, तो अपॉन में जाएगा ये और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। तो ये 49 है और ये जो 2664 सॉरी 640 है, ये 54 बार कटेगा तो यहां से आ जाएगा 54,000 रुपए उसकी आय, जो कि 100% के बराबर, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू में 100% उसकी आय मानी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर उसका कुल खर्च। तो 54,000 का 20%, 54,000 का 20% किस पर खर्च करता है, भोजन पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो है यहाँ पे, 54 दूनी 108। तो 10,008 रुपए किस पर खर्च करता है, भोजन पर। अब आगे लॉजिक समझेंगे। आगे क्या कह रहा है, कपड़ों पर। तो कपड़ों पर देखिए यातायात, कपड़ों से पहले उसने यातायात और भोजन पर कितना खर्च कर दिया था, 10 और 20 मिला के 30% खर्च कर दिया था। तो यानी कि 54,000 का अगर हम 30% निकालें तो क्या आएगा, यातायात और भोजन पर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 70% जो बचा हुआ, क्योंकि वो आगे कह रहा है अपनी शेष आय का, जो वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। तो अब इसका 30% निकालेंगे, क्योंकि जो पहला 30% था, पहला 30% वो भोजन और यातायात पर खर्च करा था। तो 30% नहीं पूछा आपसे भोजन तथा यातायात का, भोजन तो हमने निकाल दिया 20%, वो आपसे पूछ रहा है कपड़ों पर खर्च। तो कपड़ों पर खर्च आपका तब निकलेगा जब आप भोजन और यातायात का निकाल देंगे। तो भोजन और यातायात का जो 10 और 20% था, 30% हमने निकाल दिया, तो बचा कितना, 70%। तो 54,000 का पहले 70% निकालेंगे, जो शेष आएगा 54,000 गुना 70/100 करके, उसमें से 30% भोजन का हुआ। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 या 21 और 540 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 0 तो है ही, और 21 शौक 84 तो 4 आएगा, और 21 पंजे 105 और 8 कितना हो जाएगा, 113। तो ये अमाउंट
किस पे आया, कपड़ों पर, और भोजन पर 10,800, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10,800 ऐड करेंगे, 0 4 8 3 11 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 22,140 रुपए जो है आपके उसने भोजन तथा कपड़ों पर कुल मिलाकर खर्च करा। तो ये लॉजिक अलग है। मैं आपसे फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा, जब आपसे कहे कि भोजन, जैसे भोजन पे 10% खर्च करा, सॉरी भोजन पर 20% खर्च करा और यातायात पर 10% खर्च करा, तो यानी कि अलग अलग 10-10 करा। उसने ये नहीं कहा कि यातायात पर 10% खर्च कर दिया और शेष का 20% खर्च करा। तो अगर यहाँ पे अलग अलग खर्च करा तो 10 और 20 30% डायरेक्ट निकालेंगे। यदि इसी क्वेश्चन में ये कहता कि मान लीजिए यातायात पर राजू ने 10% खर्च करा और शेष का 20% भोजन पर खर्च करा, तो आप क्या करते, पहले 100 का 10% निकाल लेते, या फिर शेष जो है 100 का 10% अगर यातायात पर खर्च करा तो बचा कितना, 100 का 90%, 90 बटे 100 तो 90 बच गया, फिर 90 का निकालते। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं कहा, तो हमने क्या करा, डायरेक्टली 10 और 20 यानी भोजन और यातायात का ऐड करके 30% निकाला। तो आई होप आप मेरा लॉजिक समझ गए होंगे। इस तरीके के लॉजिक इस तरीके से क्वेश्चन में परसेंटेज में जेन्युइन तरीके से पूछे जाते हैं और मेंस में खास तौर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको 22,140 मिल चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिज्म और पिरामिड में एक डिफरेंस होता है। पिरामिड में जो बेस होता है वो एक होता है, लेकिन पिरामिड में एक बेस होता है, नीचे से एक ही सरफेस और ऊपर से इस तरीके से होता है, लेकिन प्रिज्म जैसा नीचे से होता है वैसा ही ऊपर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एक प्रिज्म का जो आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए ये इस तरीके से है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, उस तरीके से, तो ये आपका यहां मिलेगा, ये आपका यहां मिलेगा और इस तरीके से, मतलब जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे। थोड़ा 2D में फिगर बनाया मैनेज करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से कोई भी आपकी, जैसे ये मार्कर है, मार्कर सपोज ये प्रिज्म मान ले, तो जिस तरीके से सरफेस यहाँ पे सर्कुलर है ऐसे ही ऊपर है और ऊपर से नीचे तक ये इस तरीके से सेम है, तो ये प्रिज्म का शेप का आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऊपरी सरफेस है ये भी एक सर्कल के टाइप का है और नीचे जो है ये भी एक सर्कल के टाइप का है। ठीक है, लेकिन पिरामिड ऐसा नहीं होता, इसलिए लॉजिक है, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिज्म में 2 बेस होते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूले में भी ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो यहां पे आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का, तो क्या होगा, हम निकालेंगे TSA। TSA जो होता है 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस का एरिया, और प्लस आपसे पूछा आगे आएगा आधार का परिमाप और गुना में h। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुना आधार का क्षेत्रफल इसलिए आया क्योंकि 2 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं, 2 बेस होते हैं, इसलिए 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का परिमाप और गुना h होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a²। भुजा आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुना √3/4 गुणा 10 और प्लस आधार का परिमाप। अगर एक ट्रायंगल है तो उसका परिमाप, उसका पैरामीटर क्या होगा, जो 3 साइड है उनका सम हो जाएगा, यानी कि 10 10 10 तो 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 30 और मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है 10√3। देखिए ये 10 और 10 मिला के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणा कर मिला के नहीं 10 दिशा 100 और 4 से काटूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 25, 25 दूनी 100 यानी कि 25 दूनी 50, तो 50√3 आएगा और यहाँ पे आएगा 300√3, तो ये आपका सॉल्व होके आगे आएगा 350√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होगा। एक बार से फिर से रिकॉल करेंगे, प्रिज्म का आधार का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे 2 बार काउंट होगा प्लस आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है। अब आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आधार जो भी दिया हुआ उसका फॉर्मूला वही लगेगा जो अलग से लगता है। तो समबाहु त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो मैंने ये लिखा √3/4 10 गुणा 10 प्लस आधार का परिमाप यानी कि 10 या 30, 3 साइड है, हर एक साइड 10 10 है समबाहु त्रिभुज की, तो 30 परिमाप हो जाएगा √3, बाकी सॉल्व करेंगे तो 350√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हर वीडियो में जो भी मैं पार्ट लेके आता हूं 1 2 3 4 5 उसमें आपको देखने के लिए ज्यादा क्वेश्चन मिल ही जाता है। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप बेहद पूछा जाता है और मेंस एग्जामिनेशन में लगभग आप ये मान लीजिए 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एबीसी ने क्रम से
ए बी सी ने क्रमशः ए ने 20,000, बी ने 25,000 और सी ने 10,000 के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो लाभ होता है वो निवेश गुना समय होता है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय जो समय होता है, ठीक है, टाइम वो होता है। तो आप याद रखेंगे P इक्वल टू आई गुना एन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एन समय होगा और आई आपका इन्वेस्टमेंट होगा और P प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में लैंग्वेज में कहने की कोशिश करूं कि लाभ आपका तभी आता है पार्टनरशिप में या व्यापार करने में जब आप कोई इन्वेस्टमेंट इतने समय के लिए करते हैं और समय की गुना होती है, तब आपका प्रॉफिट बन के आता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे ए बी और सी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करेंगे। इसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे, इसने क्या करा 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे और इसने क्या करा 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करा, प्रारंभ से 5 माह बाद ए ने 4,000 और इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि ये जो 20,000 थे ये तो 5 माह के लिए थे और वर्ष के अंत में यानी कि 4,000 और इन्वेस्ट कर दिए। 20,000 पहले थे, अब अमाउंट हो गया 24,000। तो 24,000 जो है आपके ये 24,000 ये गुना 7 माह के लिए होंगे। 7 माह हमें कैसे पता चला, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन में एक आप लॉजिक समझने की कोशिश करें कि लास्ट में जाके आप एक बार ये कंफर्म कर लें कि एक वर्ष की बात कर रहा है या 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष की बात कर रहा है। शुरू में कहा है कि प्रारंभ से 5 माह बाद ए ने यानी कि 5 माह के लिए ये करा इन्वेस्ट 20,000 रुपए और 4,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो अब अमाउंट जो 24,000 है वो 7 माह के लिए हो गया, क्योंकि 7 5 12 और 1 साल में 12 माह होते हैं, ठीक है। तो समझे गए होंगे आप। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है प्रारंभ से 6 माह बाद सी ने 8,000 और निवेश किए। तो 6 माह के लिए करें तो 8,000 करें तो 10,000 पहले तो 18,000 हो गए। तो ये 18,000 कितने समय के लिए हो गए 6 माह के लिए और हो गए, क्योंकि 6 6 12 बाद 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कह रहा प्रारंभ से 4 माह बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। तो ये तो देखिए ये 4 माह के लिए थे। अब जब 8,000 रुपए वापस ले लिए 25,000 में से, तो बचा कितना होगा आपका 17,000 बचा होगा। तो 17,000 गुना यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की बारी आती है, कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ये कॉमन मान के चल लीजिए कि 3 0 ये 3 0 ये 3 0 3 0 और ये 3 0 और ये 3 0 और ये रेशियो में है। ये जो डंडा मैंने खींचा है ये रेशियो में, क्योंकि आपका रेशियो ही पूछा, लाभ का अनुपात बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 1000 कॉमन ले लूं, यहां से 1000 कॉमन, तो वो 1000 सब में से कट जाएगा। तो यहाँ पे 20 बचेगा, 20 पंजे 100 और 24 सत्ते कितना होता है 168 होता है। ये आपका रेशियो आएगा इस तरीके से। 25 चौका 100, 17 मट्टे 136 यहां से आएगा, क्योंकि 17 बचेगा यहाँ पे 10 और 10 60 आएगा और ये 18 छिक्का कितना होता है 108 होता है। तो ये आएगा, तो यहां से आएगा 268, यहां से आएगा 236, यहां से आएगा क्या 168। हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ 2 चौक 8, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ भी 2 अट्ठे 16, 2 चौका, यहाँ पे फिर से काट सकते हैं, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी कि 67 अनुपात 59 और अनुपात में 41 आपका ये आंसर होगा एबीसी का, ठीक है। 67 रेशियो 59 रेशियो 41, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आप 20,000 की 5 में गुणा करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस तरीके से नहीं करना है। जितने भी जीरो 100 में कॉमन है, मुझे कैसे पता चला कि 3 जीरो यानी कि 1000 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 जीरो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 जीरो सभी में कॉमन है, तो मैंने 1000 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको मिल चुका है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिंपलीफिकेशन का है, बार का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, ठीक है। अब देखिए a बराबर 0.312। अब 12 पे बार का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो डंडा खींचा हुआ, यानी कि इसका मतलब ये है कि 0.3 के बाद 12 12 12 रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसलिए उसने बार लगा दिया। b की वैल्यू है 0.415, 15 15 आपका बार लगा हुआ, तो वो रिपीट हो रहा है। आगे 0.309 पे बार है, 99 रिपीट हो रहा है। अब आपको बताना है a + b + c का मान। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए यहाँ पे 312 हम लिखेंगे और उसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए घटाना क्यों है, अगर ये सभी पे बार होता, पहले तो हम बताते हैं नीचे क्या लेते हैं। देखिए यहाँ पे जिस पे बार नहीं है,
जिसपे बार, देखिए जिसपे बार नहीं है उसके लिए लगाएंगे 0 और जिसपे बार है उसके लिए लगाएंगे 9। तो दो संख्याओं पर क्या है, बार है, तो हम लिख दिया डबल लाइन, एक पे बार नहीं है तो 0 लगा देंगे ऊपर। अब संख्या कितनी है, 312 है, तो 312 अगर सभी पे बार होता है, 312 312 तीनों पे बार होता तो मैं 312 ही लिख देता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 3 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसे कंप्लीट संख्या में से घटा देंगे, यानी कि 312 में से 3 घटाएंगे तो 309 आ जाएगा। इस तरीके से प्लस करेंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी करवा रहा है। आगे 415 है, अगर 415 पे कंप्लीट पे बार होता तो मैं 415 ही लिख देता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस वजह से हम 4 घटाएंगे तो 411 होगा। ठीक है, ऐसे ही दो अंकों पे बार है तो डबल लाइन और यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि एक पे बार नहीं है, 4 पे उसके लिए 0 आएगा। ठीक है, प्लस करेंगे आगे, ऐसे ही यहाँ पे एक पे क्या है, बार है तो मैं 9 लगाऊंगा, दो पे बार नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, ऊपर देखिए 309 है, 9 पे बार है तो इसमें 30 पे नहीं है तो 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 30 माइनस करेंगे तो 279 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम किस तरीके से होगा तो ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 100 है, 100 गुणा 9 है, यहाँ पे 110 गुणा क्या है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका 99 तो आएगा ही आएगा और 100 भी आएगा और आपका क्या आएगा, हाँ क्या देखिए 11 आ गया 99 में और 2 0 यानी कि 100 में आ गई, तो एलसीएम आएगा 99 गुणा 100। अब देखिए अगर मैं इससे डिवाइड करूं इसको तो 99 का 99 कट जाएगा 1 0 यानी कि 10 के ऊपर गुणा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 990 है तो 99 तो है 10 इधर चला जाएगा तो 10 की ओर गुणा हो जाएगी तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे 900 है तो यानी कि ये 11 बचेगा, 9 से इधर जाएगा तो 900 से 900 कट जाएगा तो यहाँ पे 11 की ओर गुणा हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये 3090 और प्लस 4110 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 11 99 11 77 और 9 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा तो 6 आएगा यहाँ पे और 8 हो जाएगा। ठीक है, और 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएगा। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा तो देखिए 0 0 और 9 है लास्ट में तो 9009 आएगा, 6 और 1 7 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो 1 ले लेंगे यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 और 4 7 और 7 3 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा और 0 और 0 इस तरीके से। अब देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 एकम 9 आएगा, फिर से 9 एकम 9 आएगा तो 9 चौक 36 हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ से 9 से काटेंगे तो ये 1100 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 9 एकम 9 एक बचेगा, 9 एकम 9 तो 9 चौक 36 आ जाएगा 9, यानी कि आपका 1141/1100 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन मेंस में या प्री में आपको देखने के लिए मिलता है। आप अगर एग्जामिनेशन में देख सकते हैं रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, तो सिंपलीफिकेशन का एक तरीके से फेवरेट पैटर्न है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसे जरूर कंसीडर करें अपनी तैयारी में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक तरीके से आप इसका आंसर लाने के लिए 132 और 45 की गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, लेकिन लॉजिक समझेंगे किस तरीके से। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की जो परिधि है 132 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो बेलन जो होता है आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये आपका बेलन है। ठीक है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बाहरी सरफेस, कर्व सरफेस एरिया आपको बताया, तो वो क्या होता है 2 पाई r h होता है। ठीक है, 2 पाई r को एक तरफ रखेंगे और h को एक तरफ रखेंगे, क्यों समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई 45 दे रखी है और परिधि जो दे रखी है, परिधि मतलब जो उसका ये एक भाग है, ये भाग है जो उसका बेस है ऊपर नीचे, ये क्या है सर्कल, और सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। तो 2 पाई r की वैल्यू 132 दे रखी है, तो वहां से हम r नहीं निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में 2 पाई r दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट 2 पाई r की जगह क्या रखेंगे 132 और गुणा क्या करेंगे 45। तो अगर मैं गुणा करूंगा इसमें तो क्या आएगा 5 दूनी 10 आएगा और 13 पंजे 65 और एक 66 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 13 अट्ठे सॉरी 13 चौक 52 आएगा, तो यहां से 0 और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 और 6 2 8 और 1 9 और ये 5 9 4 0 यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। चाहे कोई भी ट्रेन हो या कोई भी कार हो या कोई व्यक्ति हो, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो चाल होती है वो घट जाती है, और वो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इस तरीके से, तो उनकी जो स्पीड होती है वो एड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए विनय तथा महेश एक दूसरे से
250 मीटर की दूरी पर है। वे क्रमशः एक इधर से जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। अगर वो इस तरीके से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो कितने समय में मिलेंगे? तो जानने की इस तरीके से यहाँ और यहाँ का भी मिलेंगे। तो समय पूछ रहा, तो समय बराबर कितना होगा? दूरी बटे चाल, तो 250 मीटर अपॉन दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी आपका 250 मीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मीटर के साथ हमेशा सेकंड चलता है, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा चलता है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो 18 × 90, 5 × 25, और 25 से हम 250 को डिवाइड करेंगे तो 10 सेकंड आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकंड मिलेगा। विनय तथा महेश 250 मीटर की दूरी पर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक चल रहा है, दूसरा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। दोनों 10 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल चुका है 10 सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, ये आपका ये बन गया। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, ठीक है, 36√3 है, तो त्रिभुज के परिघत जो वृत्त बना हो उसकी त्रिज्या आपको बतानी है। यानी कि इस तरीके से परिघत जो बना हुआ इस तरीके से, ठीक है, सर्क्यूम्स्क्राइब यानी कि बाहरी जो वृत्त बना हुआ इसको आपका क्या बताना है? इसकी त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल आर, तो ये कहां से कहां तक होगी? यहां होगी। अगर स्मॉल आर पूछता तो नीचे, तो आर बराबर होता है a/√3। ए क्या होती है आपकी? ए भुजा होती है इस त्रिभुज की, जो कि समबाहु त्रिभुज है, लेकिन भुजा तो दी नहीं हुई। इसके साथ में क्या दिया हुआ आपको? क्षेत्रफल दिया हुआ त्रिभुज का। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, वो क्या होता? ये तो 36√3 है, लेकिन ये होता किसके बराबर? √3/4 और गुना a² के। तो √3 से √3 कट जाएगा, 36 चौका 144, यानी कि a² बराबर 144। तो a बराबर जब अंडर रूट चढ़ेगा तो 12 का स्क्वायर होता है, तो a बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो r बराबर निकालते हैं। तो r बराबर क्या होगा? 12/√3 गुणा √3/√3, तो ये 3 आएगा, और 3 चौक 12, तो r बराबर आएगा 4√3 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको मिल चुका है। कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी किसी ट्रायंगल के बाहर एक वृत्त बनाया जाता है, या यूं कहूं कि एक वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो उस जो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, जब बाहर बना हुआ है वृत्त, तो कैपिटल आर होती है, आर बराबर a/√3 दिया हुआ। अब यहाँ पे भुजा आपको सीधे सीधे नहीं दी हुई, लेकिन त्रिभुज का जिसकी भुजा देनी थी उसका क्या दे दिया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले से कंपेयर करके भुजा हम निकाल लेंगे, जो कि 12 सेंटीमीटर आ चुकी थी। अब उसे हम यहाँ रख लेंगे और कंजुगेट रेशनलाइज करके √3/√3 करके आंसर आ जाएगा 4√3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जो भी इससे पहले वीडियो में लेकर आया था उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में sin थीटा cos थीटा के साथ चलता है, और sec tan के साथ, सॉरी sec cosec के साथ चलता है, और cot tan के साथ चलता है। कब? जो ग्राफ वाला फिगर होता है। देखिए यहाँ पे sin cos है, तो 58 और 32 का जो सम है वो 90 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस cos 32 को लिखूं, तो cos 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 - 58 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 90 में से 58 माइनस होगा तो 32 आ जाएगा, और cos 32 ही तो मैंने यहाँ लिखा था, जो मैंने यहाँ से लिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका sin थीटा होता है, तो sin थीटा यानी कि sin 58 आ जाएगा। तो इस तरीके से 58 यहाँ रखेंगे तो 58 sin 58 से sin 58 कट जाएगा, तो यहाँ से 3 बचेगा। ऐसे ये दोनों कट जाएंगे, चाहे आप इसे चेंज करो sin को या cos को, ठीक है, कट सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि sin के अपोजिट cos चलता है, और दोनों के एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ऐसे ही tan cot के साथ sec cosec के साथ, लेकिन एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तो वो कट सकते हैं। कट के क्या आएगा? 1 आएगा आपका। तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या था? 3, तो क्योंकि ये इससे कट जाएगा जब चेंज करोगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो आसानी से आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। एक बेलन की जो ऊंचाई है इसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो फिर से बेलन बना लेते हैं। इस तरीके से बेलन बनता है, ऊपर और नीचे इसका जो सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है, इस तरीके से πr² और πr², यानी कि इसकी जो सरफेस है ऊपर और नीचे से सेम होती है। नीचे भी सर्कल टाइप होता है, ऊपर भी सर्कल होता है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये मार्कर है,
तो ऊपर भी क्या है, यहाँ भी सरफेस जो क्या है सर्कुलर, यहाँ भी क्या है सर्कुलर है, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए बेलन की जो ऊंचाई है h बराबर इसकी त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर दी है, तो r + 6 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर दी हुई है आगे, तो h बराबर 14 + 6 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और r 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका आयतन बताना, v बराबर पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर h, ये तो 22/7 और r कितना 14 और h कितना है 20, इस तरीके से। तो 7 दूनी 14 आ गया यहाँ पे। अब 14 आ गया है तो क्या करेंगे, देखिए ये जो है आपका इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या देखिए 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 44 को हम गुणा करेंगे 14 से, ठीक है, और गुणा 20। तो यहाँ पे क्या होगा 14 चौका 56, 6 गुणा में 20 रखते हैं, 14 चौका 56 और 6 कितना हो जाएगा आपका 61, सॉरी 14 चौका 56 का 6 आएगा, और 14 चौका 56 और 6 सॉरी 5 हो जाएगा 61, यानी कि 44 में 14 की गुणा करने पर 616 आता है। फिर से गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा 0 आएगा, 2 छिक्का 12 यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 है ना, और 2 छिक्का 12, तो 12320 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, जो कि आयतन है, ठीक है। आयतन में हम क्यूब क्यों लेते हैं, सेंटीमीटर हो या मीटर की क्यूब वो इसलिए लेते हैं जब यहाँ पे 14 और 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो 3 बार सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। ऐसे ही जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं या टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर आता है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे। तो आंसर आ चुका आपका 12320 क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, जिसमें बेलन का आयतन पूछा था, और बेलन का आयतन क्या होता है v बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कैसे। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को बदल देने पर वह संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अंकों का अंतर 4 है, संख्या 84 हो सकती है, ठीक है, हो भी सकती है, देखेंगे कैसे, और संख्या सदैव एक भाज्य होगी, मतलब भाज्य डिवाइड ही होगी, ऐसी संख्या नहीं हो सकती कि 37 इस तरीके से ये होगी या नहीं होगी, हम चेक करेंगे, ठीक है, भाज्य होगी या फिर अभाज्य भी हो सकती है। तो देखिए अगर मैं ये मान लूं कि इकाई का अंक जो है आपका y है और ढाई का अंक क्या है x है, तो संख्या बनेगी 10x + y, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि दोनों के अंकों को बदल दो और पहली से क्या हो जाती है 36 कम हो जाते हैं, यानी कि मूल संख्या में से उसे घटाएंगे तो 36 आना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ इस तरीके से चेंज कर देता हूँ, तो 10y आ जाएगा और प्लस x हो जाएगा, तो इस तरीके से जो घटाने पे कम आ रहा है यानी कि 36 कम आ रहा है। तो देखिए ये 10x है, माइनस का x होगा इधर, प्लस माइनस माइनस तो 9x हो जाएगा, ये माइनस प्लस के y है, ये माइनस के 10y तो माइनस का 9y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 36। 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x - y बचेगा, और ये होगा 36, तो 9 × 36 तो x - y बराबर 4। तो संख्या के अंक जो थे वो xy थे, जिनका डिफरेंस कितना है 4 आ गया, तो यानी कि पहला ऑप्शन अंकों का अंतर 4 तो सही है, बिल्कुल बढ़िया बात है, ठीक है। दूसरा कह रहा है संख्या 84 हो सकती है या नहीं। अब मान लीजिए अगर संख्या आपकी 84 है और मैं इसके अंक बदल दूं तो 48 कर दूं, अब दोनों का डिफरेंस लूं तो क्या आएगा, देखिए घटाते हैं, 14 में 60 गया 6 और यहां पे 7 बचेंगे, 7 में 4 गए 3, तो ये 36 आ रहा, यानी कि 84 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखेंगे, संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है, यानी कि 84 या फिर 98 या 92 यही हो सकती है, या कोई और भी हो सकती है। मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आपका कोई और संख्या, ऐसा नहीं है कि भाज्य होगी, कोई और संख्या भी ले सकते हैं, 37 ले लें, तो अगर इसका अंक बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 13 में से 6 गया और ये 6, तो 36 आ गया ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई कर रहा 36, और अंकों का अंतर क्या है 4 है भाई, 7 में से 3 गए तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि भाज्य ही हो, 73 क्या है अभाज्य संख्या, 37 क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य भी हो सकती है, सिर्फ भाज्य ही नहीं हो सकती। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो सेशन में।